आज हम अरस्तु के आदर्श राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। अरस्तु ने पॉलिटिक्स की 7वीं और 8वीं पुस्तक में आदर्श राज्य का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। वह आदर्श को व्यवहारिकता के साथ मिश्रित कर देता है। उसने राज्य का विवरणात्मक वर्णन नहीं दिया है, अपितु सर्वाधिक लाभप्रद तत्वों का वर्णन किया है। राज्य का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस निर्णय को वह सर्वोत्तम राज्य के संबंध में भी अपनाता है। अरस्तु की दृष्टि में व्यवहार में आ सकने वाला सर्वोत्तम संविधान या राज्य तो मध्यम वर्ग को प्रधानता देने वाला पॉलिटी या सर्व जनता तंत्र है, लेकिन इसका विकास सभी राज्यों में संभव नहीं है और इसके लिए कुछ विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। अतः जिस राज्य में ये परिस्थितियाँ संभव हों वह सर्वोत्तम आदर्श राज्य होता है। अरस्तु का यह दृढ़ विश्वास था कि शुभ जीवन की प्राप्ति के लिए राज्यों में विशेष परिस्थितियों का होना अत्यंत आवश्यक है और इन परिस्थितियों तक राज्यों की पहुंच होनी चाहिए। इस तरह अरस्तु शुभ जीवन के लिए कुछ आदर्शों की स्थापना करना चाहता है जिन्हें प्राप्त किया जा सकता है। उसके यही आदर्श एक आदर्श राज्य का निर्माण करते हैं। सेबाइन कहते हैं कि अरस्तु आदर्श राज्य पर नहीं बल्कि राज्य के आदर्श पर पुस्तक लिखता है। अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषताएं। पहला है जनसंख्या। अरस्तु के अनुसार राज्य में जनसंख्या न बहुत अधिक हो और न ही बहुत कम होनी चाहिए। जनसंख्या का इतना अधिक होना अनुचित है कि राज्य में व्यक्तियों को न व्यवसाय मिले और न ही रहने के लिए स्थान मिले। इसी प्रकार जनसंख्या इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि सैन्य राज्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए। इस संबंध में अरस्तु एक जहाज का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि 6 इंच लंबा और 1200 फीट लंबा दोनों ही बेकार है। इसी तरह राज्य की जनसंख्या भी बहुत कम या बहुत अधिक होना ठीक नहीं है। अरस्तु प्लेटो की भांति राज्य की कोई निश्चित जनसंख्या नहीं देता। उसके अनुसार एक अच्छे राज्य में इतनी जनसंख्या होनी चाहिए कि प्रत्येक नागरिक एक दूसरे को जानता हो, जिससे वह विभिन्न स्थानों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का निर्वाचन कर सके। राज्य की इतनी जनसंख्या होनी चाहिए जो राज्य को आत्मनिर्भरता प्रदान करे और उसकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए प्राप्त हो। इस तरह अरस्तु का संकेत नगर राज्य की ओर ही है, क्योंकि वर्तमान राज्यों में तो यह संभव नहीं लगता कि सभी नागरिक एक दूसरे से परिचित हो। दूसरा, प्रदेश, टेरिटोरी। राज्य का क्षेत्र भी आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। वह न इतना छोटा होना चाहिए कि आजीविका कठिन हो जाए और न इतना बड़ा हो कि लोग विलासिता का जीवन बिताएं। राज्य की भूमि इतनी होनी चाहिए जिससे जीवन की आवश्यकताएं पूर्ण हो सकें और उसमें निवास करने वाली जनता संयम और उदारता से समन्वित अवकाशपूर्ण जीवन बिता सके। राज्य का प्रदेश और उसकी सीमाएं ऐसी होनी चाहिए कि राज्य बाह्य आक्रमण से सुरक्षित हो तथा आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो। अरस्तु का यह विचार है कि भूमि समुद्र के समीप होनी चाहिए ताकि आवश्यक सामग्री का आयात हो सके। भूमि का इतना छोटा होना उचित है कि किसी ऊंचे स्थान या ऊंची चोटी से भली प्रकार देखा जा सके, क्योंकि ऐसी भूमि की रक्षा सरलता से हो सकती है। इसके साथ ही राज्य की भूमि ऐसे स्थान पर होना उत्तम है जहाँ जल और स्थल दोनों भागों से सरलता से पहुँचा जा सके। इस संबंध में प्लेटो के विचार अरस्तु से भिन्न है। वह अपने आदर्श राज्य को समुद्र से दूर रखना चाहता है ताकि अवांछनीय विदेशी और व्यापारिक तत्वों का आवागमन न हो सके। अरस्तु तो राज्य की सुरक्षा के लिए शक्तिशाली जल सेना और राज्य के चारों ओर एक सुदृढ़ परकोटे की भी व्यवस्था करता है। तीसरा, जनता का चरित्र। अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य के नागरिकों का चरित्र और उसकी योग्यता यूनानी विशेषताओं के अनुरूप होनी चाहिए, जिसमें उत्तरी जातियों का उत्साह और एशियन लोगों का विवेक दोनों का मिश्रण पाया जाता हो। चौथा, राज्य में आवश्यक वर्ग। अरस्तु राज्य के आदर्श राज्य में 6 प्रकार की आवश्यकताएं मुख्य हैं। पहला, भोजन। दूसरा, कला कौशल। तीसरा, शस्त्र। चौथा, संपत्ति। पांचवा, सार्वजनिक देव पूजा। और छठा, सार्वजनिक हित का निर्धारण। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आदर्श राज्य में 6 प्रकार के वर्ग होने चाहिए: कृषक, शिल्पी, योद्धा, संपत्तिशाली वर्ग, पुरोहित और प्रशासक। इन 6 वर्गों में से प्रथम 2 वर्ग अर्थात कृषक और शिल्पियों को अरस्तु नागरिकता के अधिकार नहीं देता। शेष अन्य 4 वर्गों को वह अधिकार प्रदान करता है। अरस्तु के सामाजिक वर्गीकरण की एक विशेषता यह है कि वह जन्मजात अथवा जातिगत या कर्म के आधार पर व्यक्तियों को विभिन्न वर्गों में नहीं बांटता। यह वर्गीकरण आयु के अनुसार करता है। उसकी व्यवस्था यह है कि नागरिक युवावस्था में योद्धा के रूप में कार्य करे, प्रौढ़ अवस्था में शासन संबंधी विषयों का चिंतन करे और वृद्धावस्था में सार्वजनिक देव पूजा और पुरोहितों का काम करे। नेक्स्ट, शिक्षा, एजुकेशन। प्लेटो की भांति अरस्तु भी आदर्श राज्य में शिक्षा पर बहुत महत्व देता है। आदर्श राज्य का उद्देश्य एक शुभ जीवन की प्राप्ति है
और शुभ जीवन के लिए व्यक्ति का चरित्रवान, स्वस्थ और कर्तव्यपरायण होना अनिवार्य है। यह कार्य शिक्षा द्वारा ही हो सकता है। शिक्षा ही मनुष्य का भौतिक, मानसिक और नैतिक विकास करती है। अरस्तु अवकाश प्राप्त वर्गों के लिए एक सी अनिवार्यता और सार्वजनिक शिक्षा प्रस्तावित करता है। उसके अनुसार शिक्षा बाल्यकाल से ही राज्य की देखरेख में प्रारंभ होनी चाहिए। 7 से 14 वर्ष की अवस्था तक स्वास्थ्य और नैतिक विकास संबंधी शिक्षा तथा 14 से 21 वर्ष की आयु तक बौद्धिक शिक्षा और बाद में व्यापार संबंधी शिक्षा पर बल दिया गया। अन्य विशेषताएं। अरस्तु अपने आदर्श राज्य के लिए अन्य विशेषताओं का भी वर्णन करता है, जैसे बाह्य आक्रमणों से बचाने के लिए रक्षा के अच्छे साधनों, राज्य में पानी, सड़कें, किलों आदि की सुंदर व्यवस्था हो। आदर्श राज्य में वे शासन की 3 संस्थाएं का भी उल्लेख करता है। उसके अनुसार सोचने का कार्य करने के लिए समस्त नागरिकों की एक लोकप्रिय सभा, पॉपुलर असेंबली होनी चाहिए, जिसके समक्ष शासन के अंतिम निर्णय प्रस्तुत किए जाए। दूसरा अंग मजिस्ट्रेटों का तथा तीसरा अंग न्यायपालिका का होना चाहिए। अरस्तु और प्लेटो के आदर्श राज्य का एक तुलनात्मक अध्ययन। अरस्तु प्लेटो की तरह राज्य की एकता पर अत्यधिक बल न देते हुए इसे स्थापित करने हेतु व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार की व्यवस्था का उन्मूलन नहीं करता है। दूसरा, अरस्तु का नागरिक प्लेटो के नागरिक की भांति राज्य में पूर्णतः विलीन नहीं होता, वह तो राज्य के प्रति अपने कर्तव्य निभाता हुआ अपने ध्येय को प्राप्त करता है। तीसरा, प्लेटो की तरह आदर्श के पंखों पर न उड़ते हुए अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य को व्यवहारिकता और क्रियात्मक स्वरूप देना चाहता है। प्लेटो अपने आदर्श राज्य का निर्माण निरपेक्ष अथवा निरंकुश शासन के सिद्धांत पर करता है, जबकि अरस्तु लाज के इस सिद्धांत को अपनाता है कि एक श्रेष्ठ राज्य में अंतिम प्रभुता विधि या कानूनी होनी चाहिए। अरस्तु प्लेटो से हर बात में सहमत नहीं है। उदाहरणतः वह अपने आदर्श राज्य के लिए समुद्र तट के निकटवर्ती स्थान को अधिक पसंद करता है। मैक्सी कहते हैं कि प्लेटो का आदर्श राज्य अमूर्त विचारों का ढांचा है, जिसे दार्शनिक राजा या यथार्थ स्वरूप प्रदान किया गया है। दार्शनिक राजा सभी वर्तमान संस्थाओं का उन्मूलन करके और शिक्षा एवं संतति शास्त्र द्वारा निर्दोष सामाजिक व्यवस्था स्थापित करते हुए एक नवीन और श्रेष्ठतम मानव जाति उत्पन्न करता है। इन असमानताओं के बावजूद यह स्वीकार करना होगा कि अपने आदर्श राज्य के चित्रण में प्लेटो और अरस्तु जिन विचारों से निर्देशित हुए हैं उन्हें पर्याप्त समानता है। मैक्सी के शब्दों में दोनों विधाएं एक सा ही नैतिक उत्साह, व्यवस्था के लिए एक सी इच्छा, संयम के लिए समान प्रेम, न्याय और विवेक के प्रति निष्ठा, शिक्षा में समान विश्वास, मानवता में समान आस्था और शुभ जीवन की प्राप्ति के लिए समान चिंता व्यक्त करते प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू।